Hello, everyone. I hope you all are doing well. जैसे कि आप जानते हैं, आपके सिविल थर्ड ईयर 6 सेम का आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसे हमने 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपका जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसको देख लेते हैं कितनी यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। तो आपका जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली यूनिट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू वाटर सप्लाई सिस्टम है। हमें यहाँ पे आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन लेना है और वाटर सप्लाई सिस्टम समझना है। यूनिट नंबर सेकंड है आपका वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे हम वाटर को स्टोरेज के बारे में समझेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे समझने वाले हैं। थर्ड है आपका वाटर क्वालिटी असेसमेंट। यहाँ पे आपके क्वालिटी को लेकर के बात करेंगे। यूनिट नंबर फोर्थ में है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे वाटर के ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। यूनिट नंबर फिफ्थ है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे वेस्ट वाटर को ट्रीट कैसे किया जा रहा है और इसमें हमारे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पैटर्न की बात हम करें तो पैटर्न जो हमारा है वो 70 मार्क्स का है। और 17 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो ईच यूनिट से आपका 21 मार्क्स का आता है। और 21 मार्क्स में आपको 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो 14 × 5 = 70। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपके लिए हो जाता है कि आपको यहाँ पे चॉइस मिल जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। पहले हम सभी टॉपिक जो हमारे हैं आज हम कवर करने वाले हैं, उन पे बात कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम इस स्लाइड पर आएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, आपका जो हमारा पहला एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट ए आज हम स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट में से डिवाइड किया है। तो पार्ट ए में हम पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, वो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं वाटर डिमांड असेसमेंट। थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग कंजप्शन। इसके बाद डिजाइन पीरियड, फिर वेरिएशन इन डिमांड, फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। तो इन सभी के बारे में हम क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। तो आगे टॉपिक को लेने से पहले हम ये समझते हैं कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए क्यों यूनिवर्सिटी ने ऐड किया है, क्या उसका बेनिफिट है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट, क्या इस सब्जेक्ट में है, वाई क्यों है, और वेयर, कहाँ इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मतलब समझते हैं क्या। अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट है क्या, ऑल द सराउंडिंग ऑन द अर्थ इज नोन एज एनवायरमेंट। यानी कि हमारे चारों ओर जो भी कुछ हमें दिख रहा है उसे हम एनवायरमेंट बोलते हैं। और एनवायरमेंटल क्या हो जाएगा, रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट से रिलेट कर रहा है। अब बात आती है इंजीनियरिंग क्या है। हम इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, ये एक एप्लीकेशन ऑफ और साइंस हम बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप प्रिंसिपल्स और मेथड यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, किसी भी मशीन को यूज बनाने के लिए, किसी भी काम को इजी करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या हो गया कि क्यों हम इसे सिविल इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम जो भी रिसोर्सेज या जो भी हम कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज करते हैं, बेसिक एट लास्ट आता कहाँ से है, वो एनवायरमेंट से आता है। आपके एग्रीगेट, आपका स्टील और बाकी सभी चीजें एनवायरमेंट से ही हम ड्राइव कर रहे हैं। तो हमें किसको कितना इस्तेमाल करना है और किस क्या उसको इस्तेमाल करने से हमें बेनिफिट है, और क्या हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। तो एनवायरनमेंट में इस सब्जेक्ट की बात करूं, तो इससे पहले भी आप पढ़कर आए हुए हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन है आपका एनवायरनमेंट का प्लस हाइड्रोलॉजी, जो आप इससे पहले इससे सेकेंड ईयर में आप एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे हाइड्रोलॉजी। तो उससे ही रिलेट करता हुआ ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। ठीक, तो अब बात करते हैं व्हाई टू स्टडी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि इसका यूज क्यों है, पहला सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं
उसको सस्टेन करने के लिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इसके बाद है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, आपको एनवायरमेंटल नॉलेज इक्विप्स सिविल इंजीनियर्स टू डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन विदस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज फ्लडिंग, राइजिंग टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर इवेंट। तो बेसिकली यही हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ भी स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं, तो वहां पर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के बारे में अगर पता होगा तो हम एक सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, एक बिल्डिंग बना सकते हैं, एक टावर बना सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का यूज कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो पहला वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट में, ठीक, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, फ्लड मैनेजमेंट में, सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम एक वाटर, ये हम समझ सकते हैं कि अगर हम एक वाटर टैंक बनाना है, तो एक सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50 ईयर वो चलने वाला है। तो हम आगे की फोरकास्टिंग करते हुए, फोरकास्टिंग मतलब हम आगे की चीजों को देखते हुए प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे इस जो हमने वाटर टैंक बना रहे हैं, इसको कितने पीपल या कितने लोग और ज्यादा यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हमने एक वाटर टैंक बनाया, उसको 10 पीपल यूज कर रहे हैं, और हम ये देख करके बनाएंगे कि आगे 50 या 10 साल में उसके उसको यूज करने के लिए कितने पीपल बढ़ने वाले हैं वहां पर। तो ये फोरकास्ट करके हमें आइडिया पता चलता है एनवायरमेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हम इस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में इसे यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और क्लियर होता चला जाएगा कि क्या क्या टॉपिक किस किस तरीके से, अब कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। राइट, तो पहला टॉपिक आज अब मैं इसका स्टार्ट कर रहा हूँ आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले समझने वाले हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर होता क्या? तो बेसिकली वो पानी जो कंटेमिनेट नहीं है और विच इज कैपेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो हमारे पीने के लिए इजीली हम पी सकते हैं, उस पानी को बोला जाता है फ्रेश वाटर। अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूं, पूरे अर्थ पर हमारा अप्रोक्स 70% जो अर्थ है वो पानी से मिलकर बना हुआ है। सिमिलर, अब अगर मैं अपनी एक ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो वो भी अप्रोक्स 70% वाटर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आपके 70% जो वाटर है उसको अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं, तो हमारा केवल और केवल 1% पानी ऐसा है जो ड्रिंकेबल है। 90% पानी ऐसा है जो सैलिन वाटर है, आपका खारा पानी है। तो हमें एज ए सिविल इंजीनियर ये पता होना चाहिए कि पानी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए, और हमें किस तरीके से इंजीनियरिंग में उसे यूज करना है। राइट, तो हम समझ गए कि फ्रेश वाटर होता क्या है। फ्रेश वाटर हमारा अप्रोक्स 1% पानी जो है ड्रिंकेबल है, और ये हमारे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमें मिलता है। ठीक है, आपको जो ड्रिंकेबल पानी है आपको रिवर में मिलेगा। ठीक है, आपके अंडरग्राउंड वाटर में मिलेगा, आपके एक्वीफर्स में होता है। ठीक है, तो ये जो पानी है आपका ड्रिंकेबल पानी हर जगह नहीं मिलता, क्योंकि आज अगर मैं आज की रिसर्च की बात करूं, जो हमारा ओपन वाटर है, जैसे आपका रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, तो ये भी पानी हमारे अनथॉटफुल अनथॉटफुल कंस्ट्रक्शन क्या है, ये डेवलपमेंट क्या है, इसकी वजह से वो पानी भी जो ओपन हमारा पानी है वो भी कंटेमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर हम समझ गए। तो फ्रेश वाटर हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि वाटर की क्या एक जरूरत है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसी से वोटर से रिलेट करते हुए 2 मार्क्स का क्वेश्चन सवाल है, जो पहले 2-3 बार पूछा गया है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्या है कि वोट राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। ठीक है, हमारी कौन कौन से टाइप्स है वाटर डिमांड के। तो पहला हम यहाँ पे बात करें, इसमें आपका होगा डोमेस्टिक वाटर डिमांड, सेकंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, थर्ड इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, फोर्थ डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस एंड फायर डिमांड। ठीक है, हम वाटर को एक तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक के लिए पीने के लिए, अपने यूटेंसिल्स को धोने के लिए,
कपड़े धोने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंडस्ट्री में जो यूज होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल, जो एक इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एरिया में जो यूज हो रहा है। डिमांड फॉर पब्लिक यूज, पब्लिक यूज मतलब आपका जो पार्क में आप यूज कर रहे हो, जो पब्लिकली जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है फायर डिमांड, तो वाटर आपका है पानी को, आपकी आग को बुझाने के लिए भी यूज करते हैं, एक्सटिंग्विशर के रूप में, ठीक है। तो ये है जो पानी हमारा यूज हो रहा है, तो ये हमारी डिमांड हो गई। अब समझते हैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे। वैसे मैंने भी बता दिया है आपको, लेकिन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या है, जहां से हम साफ पानी हमें मिल जाए। वो कौन कौन से रिसोर्सेज है, वो कौन कौन सी जगह है, ठीक। तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को अगर मैं बात करूं, पहला एक्यूफर्स। एक्यूफर्स में आपका 99% जो पानी है वो ड्रिंकेबल होता है, प्योर पानी होता है। एक्यूफर्स होते क्या है? एक्यूफर्स होते हैं आपके अर्थ सरफेस के बिलो कुछ पानी आपका इकट्ठा होता रहता है, जहाँ वहाँ पे आपके रॉक होता है, रॉक की वजह से पानी निकल नहीं पाता, तो उसमें प्रेशराइज होकर के वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और यही पानी अगर प्रेशराइज होकर के बाहर आ रहा है तो इसे ही हम स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पानी होता है जो हमारा इकट्ठा हो रहा है बिलो द ग्राउंड सरफेस, इसे ही हम बोलते हैं एक्यूफर्स। दूसरा है ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर आपके अर्थ सरफेस के नीचे, वो ब्लॉक नहीं है, वो थ्रू द पोर्स नीचे जा रहा है। आपके एक्यूफर्स में थ्रू द पोर्स पानी नीचे नहीं जाएगा, वो ब्लॉक है वहां पर। लेकिन ग्राउंड वाटर में आपके सरफेस पर अगर कोई पानी जा रहा है तो वो नीचे पहुंच जाएगा। फिर है सरफेस वाटर, तो सरफेस वाटर की बात अगर मैं करूं, रिवर्स में आपका सरफेस वाटर है, लेक्स सरफेस वाटर है, पॉन्ड सरफेस वाटर है, स्ट्रीम सरफेस वाटर है, स्प्रिंग और वेटलैंड्स भी हमारा सरफेस वाटर है, राइट। अब हम समझते हैं कि वाटर डिमांड क्या होती है। हम ये भी समझ गए आपका फ्रेश वाटर क्या है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी हम समझ गए। अब वाटर डिमांड की बात करते हैं। तो वाटर डिमांड ये 2 नंबर में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन वहां पर दे रहे हैं, राइट। तो वाटर डिमांड क्या है? तो वाटर डिमांड इज द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू मीट ह्यूमन नीड्स एंड इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वह पानी जो ह्यूमन के नीड्स को मीट करती है। हमें डिमांड क्या है कि किसी पीपल्स हैं, उनको प्यास भी लगती है तो पानी चाहिए, ठीक है। जरूर हर अगर उनके पास कार है, बाइक है, ये चीजें धोनी है तो भी तो पानी चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री एरिया है, वहां पर उनको पानी चाहिए। कॉमर्शियल एरिया है तो पानी चाहिए। पब्लिक एरिया में आपके जैसे मैंने कहा, पार्क एरिया में पानी चाहिए। अगर हम पब्लिकली पानी सप्लाई कर रहे हैं तो वहां भी पानी चाहिए होता है। तो इसी तरीके से हमने वाटर डिमांड है जो हमारी रिक्वायरमेंट को देख, रिक्वायरमेंट हमारी है, वही हमारी क्या होगा, वाटर डिमांड कहलाता है। तो वाटर डिमांड को हमने टाइप किया गया है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। पहला है डोमेस्टिक, जो हम अपने रेजिडेंशियल एरिया में जो हम वाटर यूज कर रहे हैं अलग अलग जगह, वो सारा का सारा क्या आएगा, वो डोमेस्टिक में ही इंक्लूड होगा। आप नहाने के लिए यूज कर रहे हैं, आप बर्तन धोने के लिए यूज कर रहे हैं, आप अ, जिस भी जिस भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं वो डोमेस्टिक में आ रहा है। रेसिडेंशियल में आप यूज कर रहे हैं तो डोमेस्टिक में ही आएगा। इंडस्ट्रियल में होगा, इंडस्ट्रियल में वो पानी आपका आने वाला है जो हमारे इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, या आप उसे किसी भी तरीके से इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। इसके बाद है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल एक्टिविटी कौन सी होती है? कॉमर्शियल एक्टिविटी वो होती है जहां पर आपका सेमी रेसिडेंशियल होता है और वहां पर आपकी दुकानें भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और डोमेस्टिक में यही डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक में केवल रेसिडेंशियल एरिया आने वाला है, कॉमर्शियल में आपके रेसिडेंशियल एरिया के साथ साथ वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की दुकानें वहां पे होंगी। इंडस्ट्रियल में क्या होगा, वहां पर प्रोडक्ट आपके बनेंगे, ठीक है, या कोई भी सर्विस वहां प्रोवाइड की जाएगी। डिमांड फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए जैसे मैंने बात कहा, पार्किंग में यूज हो सकता है, और भी अदर जगह हम इसे यूज कर सकते हैं। फायर डिमांड आती है। फायर डिमांड क्या है, कहीं पर भी अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ती है। तो यही हमारा फायर डिमांड में आएगा। हर एक एरिया का अलग वाटर डिमांड, फायर डिमांड होती है। हर एरिया की अलग डोमेस्टिक डिमांड होती है।
ये हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दिया गया है। तो ये है कि व्हाट इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड, कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती क्या, ये हमें बताना है। तो द क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द हाउस, सॉरी, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द हाउस फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, कॉमा बाथिंग, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और आपके कपड़े धोने के लिए, और भी एक्सेट्रा जो हो यूज होता है, इज कॉल्ड डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ये 2 नंबर में पूछा गया पहले। ठीक है, एज पर आई एस 1172 1963, द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ वाटर इन इंडिया इज अबाउट 135 लीटर पर कैपिटा। पर कैपिटा क्या होता है ये हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जो डोमेस्टिक कंजप्शन हमारा है वो अप्रोक्स 135 पर लीटर है। ठीक है, इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग वाटर डिमांड। तो फैक्टर अफेक्टिंग वाटर डिमांड भी ये पहले पूछा गया है आपका। तो पहले समझते हैं जो आपके वाटर डिमांड को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। राइट, सबसे पहला है पॉपुलेशन। अब जैसे जैसे किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, किसी सिटी में, या किसी भी देश में जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो वहां पर उनको पीने के लिए भी पानी चाहिए, यानी कि डोमेस्टिक वाइज भी वहां पे पानी की जरूरत हमें होने वाली है। राइट, इसके बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी हमें पानी की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम इक्विपमेंट हमारे आ रहे हैं, उसमें भी आपको पानी की जरूरत है। ठीक, और आपकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं कैन अफेक्ट वाटर सप्लाई एंड डिमांड। राइट, इसके बाद है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में भी क्या है कि जो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, कि उसकी लाइफ स्टाइल पर भी आपके वाटर डिमांड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि आपका जो लाइफ स्टाइल स्टाइल है वो वाटर डिमांड पर डिपेंड होता है, उसी पर वो डिपेंड होता है। अगर लाइफ स्टाइल हमारी अलग होगी, हर इंडिविजुअल की एक अलग लाइफ स्टाइल होती है, और उनका कंजप्शन ऑफ वाटर डिमांड भी अलग होगा। इसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में भी हमारा वाटर की अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर डेवलपमेंट किसी भी एक रीजन में ज्यादा हो रहा है तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में तो पानी की जरूरत है ही, बिकॉज ऑफ विदाउट वाटर एग्रीकल्चर जो आपका प्रैक्टिसेस है वो पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो अब समझते हैं आपका जो 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि व्हाट इज द पर कैपिटा डिमांड, कि पर कैपिटा डिमांड है क्या। तो बेसिकली आपकी किसी भी इंडिविजुअल को जितने पानी की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ठीक है, उसे ही उसका पर कैपिटा डिमांड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा होता है। अब हम कहें कि एक रीजन है, आपका जहाँ कॉलेज है, उसी कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, मेरठ की अगर मैं बात करूँ, तो मेरठ में अगर हम बात करें कि यहाँ का पूरे जितने भी लोग हैं उनकी डिमांड क्या है, अगर मैं पर कैपिटल किसी की डिमांड निकालना चाहूँ, तो हमें एक साल में कितना वो मेरठ पानी यूज कर रहा है। ठीक है, ये हमें देखना होगा। अगर हमें पर कैपिटल निकालना है, यानी कि पर पर्सन निकालना है, तो कैसे करेंगे, हमें जो पर कैपिटल डिमांड जो हो जाएगी हमारी, टोटल ईयर डिमांड इन लीटर अपॉन 365, क्योंकि हम पर ईयर की बात कर रहे हैं, और हमें अगर निकालना है कि आपकी पर कैपिटल डिमांड पर डे कितनी होगी, तो सबसे पहले में 365 से डिवाइड करना होगा इनटू जितनी पॉपुलेशन हमारी है पूरे मेरठ की, उसको डिवाइड कर देना है, तो हमारी पर कैपिटा डिमांड पर डे आ जाएगी। राइट है, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमने और ऐड किया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ डिमांड। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या हो गया, कि आपके जो आपकी वाटर डिमांड वेरिएशन है डिमांड का, उसके टाइप कितने होते, कितने टाइप के हैं। तो पहला है ये सीजनल वेरिएशन होता है इसके अंदर।
वेरिएशन की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे सीजनल वेरिएशन होता है। अगर सीजनल है, जैसे अभी हमारे क्या है, होली गई है, तो होली में जेन्युइन सी बात है कि पानी की रिक्वायरमेंट हमारे लिए ज्यादा हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें डेली वेरिएशन की, तो डेली वेरिएशन में जो हमारा है, डेली वेरिएशन में भी अलग अलग वेरिएशन आता है। आपके पूरे दिन में कुछ टाइम ऐसा होता है जिस टाइम में हम लोग पानी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। जो आप 7 से 9 तक का जो टाइम होता है आपका, इस टाइम में हम ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। ठीक है। हार्वली वेरिएशन, डेली वेरिएशन के बाद हार्वली वेरिएशन हो गया। तो ये क्या है, वेरिएशंस है ऑफ वाटर डिमांड। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आपका ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाटर का जो हमने जैसे बात की थी कि हमारे अर्थ पर 70% ऑफ वाटर इज ऑक्यूपाइड। ठीक है। हमारे जो अर्थ है वो 70% ऑक्यूपाइड है वाटर से। ठीक है। तो इसमें कितना पानी ओशियन में है, कितना फ्रेश वाटर है, कितना पोलर्स आइस एंड ग्लेशियर्स में है, कितना लेक एंड रिवर्स में है, उसे समझ लेते हैं। ठीक। देखिए, ओशियंस में जो पानी है हमारा 97.3 पानी है, जो हम सैलिन वाटर बोलते हैं, जो हमारा खारा पानी होता है। इसमें से फ्रेश वाटर जो पानी है हमारा, अब जैसे मैंने बोला था आपको, 1% पानी है। और इसमें अगर हम ग्लेशियर्स या आपका ग्लेशियर्स के साथ साथ आपके अदर और भी ग्लेशियर्स हो गया या आइस कैप हो गया, इसको इंक्लूड करते हैं, तो हमारा जो पानी की परसेंटेज होती है अप्रोक्स 3% हो जाती है। लेकिन आपके जो ग्लेशियर्स हैं, ये पानी आपका है आइस के रूप में, राइट, जो डायरेक्ट ड्रिंकेबल नहीं है। लेकिन दिस इज आफ्टर, अगर ये मेल्ट होता है तो हम इसे ड्रिंक कर सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में कंसीडर होता है। ठीक। इसमें से आपका 0.01% आपका ग्राउंड वाटर हमारा आएगा। इसमें ग्राउंड वाटर लेस देन 800 डीप जो होगा 0.27% आने वाला है। पोलर्स आइस एंड ग्लेशियर्स में जो आपका पानी है वो 2.03% है। और इसमें लेक्स एंड रिवर जो है 0.05% है, जो बिलो 3% है, जो हमारा और पूरा जो ड्रिंकेबल पानी हमारा आ रहा है। ठीक है। और इस स्लाइड में भी हमने यही बताया कि पानी कितना पानी हमारा ड्रिंकेबल है, राइट, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन क्या है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ड्रिंकिंग में कितना होगा, आपके टाउन एरिया की बात करूं तो 5, ठीक है, लीटर पर आवर। देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है कंजप्शन इन लीटर पर हेड पर डे। ठीक है। तो पर डे कितनी रिक्वायरमेंट है ड्रिंकिंग की, 5। ठीक है। यहाँ पर अगर स्मॉल टाउन की बात करें वहां पर भी 5 की जरूरत है। कुकिंग में भी आपके टाउन की बात करें, सिटी की बात करें, वहां पे भी 5 लीटर पर डे की जरूरत है। और स्मॉल टाउन की भी इतनी ही जरूरत है। बाथिंग में भी 75 लीटर पर डे। वॉशिंग में भी 25 लीटर पर डे। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल में भी 15 लीटर पर डे। वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउसेस में भी 15 लीटर पर डे। तो ये हमारा टोटल जो बैठता है टाउन के हिसाब से, ये आ रहा है 200। और अगर मैं बात करूं आपके जो स्मॉल टाउन की अगर मैं बात करूं तो वो आता है 135। ये भी पूछा जा सकता है कि 135 यानी कि स्मॉल टाउन में कितने परसेंटेज आप यूज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ टाउन एंड सिटीज विद ऑल फ्लशिंग सिस्टम कितना यूज हो रहा है, कितना हो गया। टाउन्स एंड सिटीज में 200 लीटर पर डे, और आपके स्मॉल टाउन्स में 130 लीटर पर डे। ठीक है। इसके बाद करते हैं वाटर डिमांड ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। तो आपके ये जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमोबाइल व्हीकल है, यानी कि ऑटोमोबाइल क्या है, व्हीकल्स बनते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या, व्हीकल्स। तो इसमें कितना है, 40। वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, 40 किलो लीटर पर यूनिट। ठीक। आपके फर्टिलाइजर्स में 80 to 120 किलो लीटर पर यूनिट। ऐसी पेपर में है 200 to 400 किलो लीटर पर यूनिट। स्टील में है 200 से 250 किलो लीटर पर यूनिट। तो ये आपको याद कर लेना है। ये भी आपका इंडिविजुअल पूछा जा सकता है कि वाटर डिमांड ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, कितनी कंजप्शन वहां पे हो रही है, ये बताइए। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिमांड। क्या है, फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिमांड। तो अगर मैं बात करूं आपके रेट ऑफ डिमांड की, तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स
अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। पहला है क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी हमारे रेट ऑफ डिमांड पे अफेक्ट करती है। इसके बाद है साइज ऑफ कम्युनिटी, साइज आपके जो साइज है, ठीक है, वाटर, तो आपका किसी भी एरिया, कितना एरिया उसका है, कम्युनिटी का कितना एरिया है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर का कंजप्शन वहां पे होने वाला है, ठीक। थर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, जैसे हमने पहले भी बात की कि किसी भी इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो भी उसके वाटर डिमांड को अफेक्ट करता है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, फिर सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिमांड की, ठीक है। अब बात करते हैं डिजाइन पीरियड क्या होता है। बेसिकली अगर मैं डिजाइन पीरियड की मैं बात करूं कि डिजाइन पीरियड है क्या, ठीक है, तो एक किसी भी कंस्ट्रक्शन में मतलब कोई भी, अब अगर हम वाटर टैंक की ही बात करें तो उसका डिजाइन पीरियड क्या है ना, उसको डिजाइन हम करेंगे, ठीक है, हमने उसको डिजाइन किया, तो डिजाइन अगर हम कर रहे हैं तो फ्यूचर को देख करके डिजाइन करते हैं कि वहां पर उस पानी को कंजप्शन करने वाले पीपल या लोग या जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं उनकी जो संख्या है क्या बढ़ने वाली है, अगर बढ़ेगी, डेफिनेटली है, जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, पॉपुलेशन जैसे ग्रोथ हो रही है, तो उससे ये तो डेफिनेटली है कि पॉपुलेशन बढ़नी बढ़नी है ना, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ने वाली है, तो उसे हमें फ्यूचर को देखते हुए हमें डिजाइन्ड पीरियड होता है, जब हम किसी भी एक कंस्ट्रक्शन को आगे जो फोरकास्ट करते हुए जब हम डिजाइन करेंगे उसे ही हम बोलते हैं डिजाइन पीरियड, राइट। कैसे है जी, देखो, इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग द डिजाइन पीरियड रेफर टू द टाइम स्पैन over which a facility, system, or infrastructure is expected to function efficiently and meet future demand. Right? For example, if you are designing a water supply system, you would consider population growth, water demand, and technology advancement. ठीक है, जो मैंने बात की, तो ये है जब भी हम फ्यूचर पॉपुलेशन को या ग्रोथ को कंसीडर करके जब हम कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग में काम करते हैं। अब सपोज करो हमने कोई भी ब्रिज बनाया, ठीक है, तो हम ये नहीं देखते कि करंटली में कितना लोड उस पर आने वाला है, हम ये देखते हैं कितनी उसकी लाइफ होने वाली है, और उस लाइफ में सपोज करो हमारा ब्रिज की लाइफ 20 साल है, और 20 साल में हमने आज कंस्ट्रक्ट किया है, आज उसके ऊपर पर डे 100 व्हीकल जाने वाले हैं, तो हम ये देख करके बनाएंगे कि आज से 10 साल बाद भी उस पर कितने व्हीकल जा सकते हैं, ठीक है, ये फोरकास्ट करके बनाएंगे, ठीक है, और यही हम वाटर को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यही हमारा होता है डिजाइन पीरियड, राइट। डिजाइन पीरियड समझ गए। अब बात करते हैं डिजाइन पीरियड फॉर वेरियस कंपोनेंट, क्या कि कंपोनेंट क्या हो गया आपका, स्टोरेज और डैम, इसका डिजाइन पीरियड कितना होता है, 50 साल। अगर आता है कि डिजाइन पीरियड क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, तो आपको ये टेबल वहां पे बना कर आइएगा, तो टेबल बनाने से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, वहां से आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है, जहां भी टेबल है वहां टेबल बना करके जरूर आना है, राइट। तो देखिए, तो स्टोरेज बाय डैम कितनी है, इसकी टाइम पीरियड है 50 ईयर्स, इनफिल्ट्रेशन वर्क 30 ईयर्स, पंप सेट 15 to 30 ईयर्स, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट 15 ईयर्स, पाइप कनेक्शन टू सेवरल ट्रीटमेंट 13 ईयर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका 30 साल तक काम करता है, 30 साल के बाद आपको उसको रिपेयर करके चलाना पड़ेगा, या उसको अगर ज्यादा खराब हो गया है तो दोबारा से वहां पर उसको प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये टाइम भी वहां पे पूछा जा सकता है, ये आपको लिख करके आना है अगर डिजाइन पीरियड के बारे में पूछा गया और इसकी कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है, तो टेबल के साथ लिखोगे, दोबारा से बोल रहा हूँ, टेबल के साथ लिखोगे, अगर कोई पाई चार्ट आ रहा है, फ्लो चार्ट आ रहा है, तो वहां पे मार्क्स ज्यादा गेन कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाती है। अब डिजाइन पीरियड इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, कौन किस 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 पर बेस्ड होता है, पहला यूजफुल लाइफ ऑफ कंपोनेंट कंसीडरिंग ऑब्सोलेंस वियर टियर, ठीक है, एक्सपेंडेबल, इसमें क्या हो गया, एंटिसिपेटेड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो आपके आपके जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन उस पर भी क्या करता है, एस्टिमेट होता है,
इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल डेवलपमेंट एंड मिटिगेशन इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये सभी चीज है अवेलेबल रिसोर्सेज पे भी ये क्या होता है, बेस्ड होता है। परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड, इस पे भी ये बेस्ड होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं वेरिएशन इन डिमांड। तो अगर हमने समझ लिया था आपका क्या होता है, हावर्ली भी यूज होता है, सीजनल वेरिएशन भी होते हैं, और डेली वेरिएशन भी होता है। ये तो हमने अगर 2 मार्क्स में आया हम इतना बता देंगे, थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आता है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स में आता है, तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड क्या होगा, राइट। जो हमने बताया था, क्या था, एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड होती है क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन 12 मंथ अपॉन 365, क्योंकि वो एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, और पॉपुलेशन कितनी है, अगर हम उसको पूरी पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक पर कैपिटा यानी कि एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें सीजनल वेरिएशन हो गया, आपका डेली वेरिएशन वेरिएशन आ गया। सीजनल वेरिएशन में क्या है, जैसे मैंने बात की थी, होली है, सीजनल है। ठीक है, तो होली के टाइम में कंजप्शन ऑफ वाटर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सीजनल वेरिएशन में भी हम इस ऐसे ऐसे आपके लिख सकते हैं। अब जैसे आपका गर्मी आने वाली है, ये भी सीरियस सीजनल वेरिएशन है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नहाने के लिए ज्यादा चाहिए, कूलिंग करने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, पौधों में पानी देने की का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेट हो जाता है पानी जल्दी, उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके सीजनल में आ जाता है। ठीक, तो ये हम ऐसे इसमें लिख सकते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं आप, जब समर आपके चलते हैं तो आप तो पानी स्प्रिंकल करने के लिए भी इसे यूज करते हैं। तो सीजनल वेरिएशन क्या है, तो गर्मी में आप ज्यादा यूज करते हैं। फिर डेली वेरिएशन हम बात करें, डेली वेरिएशन में क्या है कि डेली डेली वेरिएशन में अगर हम बात करें वीकली, अगर हम बात करें, सैटरडे और संडे एक ऐसा दिन होता है जो छुट्टी का दिन होता है। इस दिन आपके कपड़े ज्यादा धोते हैं। ठीक है, आपका घर की सफाई करते हो जब पानी की ज्यादा कंजप्शन होता है, तो ये डेली वेरिएशन हो गया आपका। ठीक है, और डेली वेरिएशन में भी हमारा इसमें आपका हावर्ली वेरिएशन आता है। हावर्ली वेरिएशन कैसे हो जाएगा कि आप उस दिन में वह कौन कौन से घंटे हैं जहाँ पे आप ज्यादा पानी कंजप्शन कर रहे हो। इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो वेरिएशन हमारा हो रहा है 7 to 9, लेकिन 6 to 10 ये लिया जाता है, 6 AM to AM, 6 AM to 10 AM। ठीक है, और ये और शाम का जो वक्त होता है 4 PM to 8 PM, यहाँ पे भी पानी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आज अब बात करते हैं आपका जो लास्ट टॉपिक है। तो इस लास्ट टॉपिक में हमारे कुछ इसको सब डिवाइड किया गया है। तो आज हम सभी कवर नहीं करेंगे, जो बाकी बचे हुए हैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होती है। आपको दिख रहा होगा क्या है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, आपकी जनसंख्या। फोरकास्टिंग का मतलब हम आगे की चीजों को देख कर रहे हैं, भविष्य में देख रहे हैं क्या चीजें होने वाली है, यानी कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आपके भविष्य में वो जनसंख्या कैसे हो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज अ मेथड बाय विच वी कैलकुलेट द फ्यूचर पॉपुलेशन। ठीक है ना, हम आपके पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के थ्रू ये कैलकुलेट करते हैं कि आपके फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। ठीक है, यही बोलता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। इसी के अंदर हमारे कुछ मेथड भी दिए गए हैं। ठीक है, ये हम किसी भी सिटी के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी रीजन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज होती है जिसे बोलते हैं हम डिकेड। डिकेड का मतलब है 10 ईयर। अगर हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल में पूछा आएगा, बहुत पूछा जाएगा, वर्ड ये यूज करेंगे हम जिसका मतलब है डिकेड। अगर वहां पे यूज किया गया डिकेड में निकालना है तो उसका मतलब है 10 ईयर की हमें वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ निकालनी है। समझ गए। चलिए, अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस चीज को लेकर के, या तो वो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कौन कौन से होते हैं ये एक्सप्लेन करो, राइट। या ये पूछ लिया जाएगा कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के हेल्प से आप पॉपुलेशन को फोरकास्ट कीजिए, कितनी पॉपुलेशन इस ईयर में होने वाली है, न्यूमेरिकल हो जाएगा। या अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 7 7 मार्क्स में अगर पूछेगा, ये पूछ सकता है
कि मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कितनी होते हैं, ये एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे हम बात करें, पहला है आपका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, इस पर न्यूमेरिकल भी हम सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है, इस पे भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। फिर है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आपका आएगा, ठीक है। तो हम ये भी समझने वाले हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या होता है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे कोर्स में है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आपका आने वाला है। इसके बाद है फिर डिक्रीज डिक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज मेथड, राइट। ये आपका पूछा नहीं गया है और हम बस सिर्फ लिखेंगे कि ये होता है, हमें एक्सप्लेन करने के बाद चार चार कौन कौन से, पहला अर्थमेटिक यानी कि AIM, दूसरा GIM, तीसरा EIIM, और लास्ट है आपका ग्राफिकल प्रोजेक्शन मेथड। ये पहले भी इसका ये जो सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन में 2 बार पूछा गया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसे मेंशन कर सकते हैं कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, मास्टर प्लान मेथड, या लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ये सिर्फ आप लिखेंगे कि ये होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम केवल आपका एक ही मेथड समझने वाले हैं। इस एक मेथड के साथ इसका एक न्यूमेरिकल भी कवर करने वाले हैं। जो बाकी मेथड है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो ये मेथड क्या था, बेसिकली एक सिंपल मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन ऑफ लार्ज सिटीज, ठीक है। ये हमारे किसी भी लार्ज सिटी की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर किया जाता है, विच हैविंग कांस्टेंट डेवलपमेंट, जिसमें कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। लार्ज सिटी में तो होगा, लेकिन कौन सी लार्ज सिटी में, जहां पे कांस्टेंट डेवलपमेंट आपका चल रहा है, ठीक। और ये नॉट यूज फॉर स्मॉल सिटी, ये छोटे सिटी में यूज नहीं होगा, बिकॉज इट गिव्स लोअर वैल्यू, ठीक है। ये आपके छोटे एरियाज में यूज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ गिव्स लोअर वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन दिस मेथड वी कंसीडर दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, समझ गए, इसमें हम कंसीडर करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, ठीक है। अब समझते हैं इसमें वो कौन सा मेथड है, न्यूमेरिकल है, कौन सा फॉर्मूला है जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, राइट। तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होता है Pn इज इक्वल टू P नॉट प्लस N एक्स वन एक्स बार, ठीक है। तो देखिएगा, तो वेयर P नॉट इज इक्वल टू होगा लास्ट नोन पॉपुलेशन। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना हम समझ जाएंगे कि क्या P नॉट क्या है, पी एन क्या है, एन क्या है, और एक्स बार क्या है, राइट। तो पी नोट क्या है, लास्ट नोन पॉपुलेशन, जो लास्ट आपको पता थी पॉपुलेशन, वो होती है हमारी, क्या होती है, पी नोट, ठीक है। इसके बाद है पी एन, पॉपुलेशन प्रिडिक्टेड आफ्टर एन नंबर ऑफ डिकेड, जो पॉपुलेशन हमने प्रिडिक्ट की है आफ्टर एन नंबर ऑफ डिकेड, ये क्या हो गया हमारा, पी एन हो गया। इसके बाद है एन, एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड बिटवीन पी नॉट एंड पी एन, या नंबर ऑफ डिकेड। अब डिकेड हमने क्या बोला था, जब भी डिकेड आएगा तो वो कितना टाइम पीरियड होगा, 10 साल का होगा, डिकेड का मतलब 10 साल, राइट। एक्स बार क्या है, एक्स बार का मतलब है द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। यहाँ अब अभी आप नहीं समझे होंगे, अब न्यूमेरिकल करेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो न्यूमेरिकल में क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड फ्रॉम 1930 टू 1970 आर गिवन, ठीक है। तो 1930 to 1970 are given. Find out the population after 1, 2 and 3 decade. क्या बोल दिया इसने, 1, 2 and 3 decade, ठीक। और इसने दिया है 5 decade है 1930 से 1970। तो देखो 1930 के बाद 1940 जो टेबल इसने दे रखी है, फिर 1950, 1960 और 1970। यहाँ से हमें एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे इसने 10 का इंटरवल हमें मिल रहा है। 10 का इंटरवल मतलब 1930 में हमने 10 ऐड करा तो कितना आया, 1940, 1940 में 10 ऐड करेंगे तो 1950,
9050 में 10 ऐड करेंगे तो 9060, 9060 में 10 ऐड करेंगे तो 9070, राइट। तो इसमें इसकी इसने पॉपुलेशन भी दे रखी है, दिख रही है ना, इनकी पॉपुलेशन भी दे रखी है। तो हमें लास्ट जो दिया है 9070, तो 9070 के बाद हमें हमें 1 2 एंड 3 डिकेड निकालना है। 1 के बाद यानी कि आप 9070 के बाद 10 डिकेड कितना हो जाएगा, 9080 का निकालना है। 2 यानी कि फिर 10 डिकेड हमें ऐड करना है। 9080 के बाद 10 जोड़ेंगे, फिर 9090 का निकालना है, फिर 10 जोड़ेंगे तो 200 का हमें 2000 का हमें निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है अभी हम समझ जाएंगे इसको क्या है। जो हमें दे रखा है 5 जो डिकेड है हमें दे रखी है, और टू फाइंड हमें जो निकालना है 9080, 9090 और 2000 हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन और एक्स बार। तो अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम समझेंगे कि पी नॉट क्या है। देखो, पी नॉट जो आपका होगा, जो लास्ट में आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या लास्ट में आपकी 47,000, तो पी नोट क्या हो गई आपकी 47,000। ठीक है। एन क्या है आपकी डिकेड, यहाँ पे कितने के लिए पूछा गया, 1 डिकेड के लिए तो 1 ऐड कर देंगे, 2 के लिए तो 2 ऐड कर देंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप इसे समझ जाओगे। हमने इसे टेबल की फॉर्म में लिख दिया। पहला ईयर लिख दिया, जैसे यहाँ पे ईयर है, ईयर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईयर लिख दिया। ईयर के बाद, इसके बाद हमने एक टेबल में पॉपुलेशन लिख दी है। जैसे 1930 में कितनी पॉपुलेशन है, 25,000, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक। 1940 में 28,000, ये हमने यहाँ पे लिख दी। 1950 में 34,000, ये हमने यहाँ पे लिख दी। 1960 में 42,000, ये हमने लिख दी। 1970 में 47,000, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। टेबल बन गई। तो अब हमें देखना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है। तो 25,000 से 28,000 जब हम पहुंचेंगे तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 3,000 का। 25,000 में 28,000 में से 25,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 3,000, वो आप यहाँ लिख दो। 34,000 में से 28,000 घटा दीजिए, कितना आएगा, 6,000। 42,000 में से 34,000 घटा दीजिए, कितना आया, 8,000। और 47,000 में से 42,000 घटा दीजिए, कितना आएगा, 55,000। तो आप का जो ये यहाँ पे ये जितना भी इंक्रीज आपका आया है, इसको टोटल करो, इसका एवरेज निकालना है। टोटल करेंगे पहले, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000, कितना आया, 22,000। और जब भी हम एवरेज निकालते हैं, जितने ऐड किए उतने से डिवाइड कर देते हैं, कितना है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। तो 22,000 जो हमने ऐड किया था, उसको जितने हमारे थे एवरेज निकालेंगे तो उतने से डिवाइड करते हैं। तो 22,000 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया हमारा 5,500, राइट। ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, हमें जो हमारी जो पी नोट हमें पता चल गया कितना है, 47,000, राइट। हमें एक्स बार पता चल गया कितना है, 5,000। ठीक है। और हमें डिकेड पूछा हुआ है, तो क्या पूछा पहले ने, क्या पहले क्या कहा है, फर्स्ट डिकेड के लिए। तो फर्स्ट डिकेड हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिकेड जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी 1980, जो होगा हमारा होगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हमारा पी नोट क्या है, जो हमारी प्रीवियस में जो हमारी पॉपुलेशन थी, तो वो सभी में हमें ये ऐड करना होगा। पी नॉट में हमने ऐड कर दिया, क्या कर दिया, 47, दिख रहा है। इसमें किस कब पूछा है, फर्स्ट डिकेड के लिए। तो फर्स्ट डिकेड के लिए फर्स्ट लिख देंगे इनटू, कितना है एक्स बार, कितना आ रहा है, 5500, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ आ रहा है। तो ये जब यहाँ पे लिख देंगे हम, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड बियॉन्ड 1970। ऐसे ही हमें 1970 1980 के लिए निकालना है, और ऐसे ही हमें 90 1980 1990 और 2000 के लिए निकालना है, और ये वैल्यूज हमारी निकल करके आ गई। और मैं एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पे 90 70 की 90 80, यहाँ पे 90 और 90 20 2000 यहाँ पर आएगा। और यही है हमारा न्यूमेरिकल। इतना ही इसमें करना है, सिर्फ आपको पॉपुलेशन लिखनी है, ईयर्स आपने लिख लिया, ईयर्स के बाद पॉपुलेशन लिखनी है, उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पे लिख देना है। और इंक्रीज होने के बाद आप में इसमें कितना
यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे और उतने से डिवाइड करेंगे, एवरेज आपका जाएगा और फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम आगे कवर करने वाले नेक्स्ट नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि अब देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से जो हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला है डिस्कस वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिमांड। ठीक है। तो क्या कौन कौन से डिमांड की हमने बात की थी? तो यहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल भी था, कॉमर्शियल भी था। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसकी डिमांड हमने लिख देंगे। ठीक है। लॉन्ग में आता है तो आप जानते हैं कितना उसमें लिखना होता है, और अगर शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ आपको मेंशन करना है कि कौन कौन सी डिमांड है। इसके बाद है आपका कि ड्रॉ द डिस्कस द लॉजिस्टिक कर्व। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसके बाद है डिस्कस वेरियस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, जो हमने आज कवर कर लिया है। कौन कौन से मेथड थे? अर्थमेटिक, ठीक है, जियोमेट्रिक और इंक्रीमेंटल। और जिसमें से हमने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड हमने, जिसको ऊपर न्यूमेरिकल हमने कर लिया है, और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक या इंक्रीमेंटल में से एक जरूर आएगा। ठीक है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय वाटर डिमांड? वाटर डिमांड क्या होता है ये हमें बतानी है। ठीक है। और कितने टाइप्स की वाटर डिमांड होती है ये भी बताना है। ठीक। इसके बाद है हाउ हाउ वुड इंक्लूड द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन द एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड फॉर ए म्यूनिसिपल एरिया, व्हाट इज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि आपके एक म्यूनिसिपल एरिया के लिए कितनी वाटर डिमांड होती है, और इसको लेकर के और कितना रिक्वायरमेंट होता है वो हमें बात करनी है। ठीक है। उसमें से एक टॉपिक जो हमारा है वो आगे जो लॉजिस्टिक कर्व है, और बाकी जो मेथड हमारे रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर, थैंक यू।